वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपका 10वीं कक्षा का एसएससी टी सामाजिक विज्ञान का सेट बी पेपर हुआ था। इस पेपर में 4 ऑप्शन है आपके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो 10वीं के इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप भी साथ साथ सॉल्व करते हैं, देखते रहें अपना हल के देखने के लिए। और इस पेपर में आपको मैप भी कराया जाएगा। तो देखिए, चलते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन टाइप प्रश्न है। पहला ऑप्शन टाइप प्रश्न है, मध्य प्रदेश की खदानें देश के कितने भाग प्रतिशत उत्पन्न करती है? 40, 31, 52, 62। मध्य प्रदेश की खदानें हैं, अकेले मध्य प्रदेश की खदानें हैं, वह देश का अकेली 52% करती है। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा सी। इसका दूसरा क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र पर किसका विभाजित है? किस पर करते हैं हम? सार्वजनिक स्वामित्व के आधार पर करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन, रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधियाँ, स्वभाव, श्रमिकों की संख्या, उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व हमारा ये निशान है पेपर है कि स्वामित्व के आधार पर ही हम कहते हैं कि ये निजी सरकारी है या निजी है। उसके बाद अगला आपका प्रश्न, विनिमय का माध्यम किसे कहते हैं? बैंक, साख, मुद्रा, ऋण। मुद्रा को कहते हैं। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो वस्तुओं का लेने देने के काम आती है, इसलिए माध्यम है। अगला, अनौपचारिक उधारदाता में कौन आता है? साहूकार अनौपचारिक है, व्यापारिक और अनौपचारिक है, दोस्त अनौपचारिक है, उपरोक्त सभी। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि सभी के सभी अनौपचारिक। औपचारिक इसमें कोई भी नहीं। औपचारिक में बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं। गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? ऋग्वेद का है। तो यहाँ पहले ही ऑप्शन इसमें है। तो हम इनमें से ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में से ऋग्वेद को टिक मार्क करेंगे। ये हमारा सही उत्तर है। अभिनव भारत नामक उप संस्था किसने लिखी थी? ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। तो डी ऑप्शन है हमारा। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सारे के सारे। सीरियल नंबर चेंज है, बाकी एक कोड भी आ चुके हैं। कालक्रम की दृष्टि से धरती सभ्यता को 3 चरणों में बांटा जाता है। हम 3 को निशान लगाएंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उन 2019 के लोकसभा महिला सांसदों की संख्या कितने प्रतिशत थी? तो महिलाओं की संख्या 78 थी, बट प्रतिशत 14.36 थी। तो हमारा सी ऑप्शन उत्तर ठीक है। सी को हम एक मार्क करें। इसका बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? बेल्जियम में 59% डच बोलते हैं। 40, 74, 18 गलत है। हमारा बी ऑप्शन ये ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज में है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। यह 1/3 कह सकते हैं आप। 33% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। इसके बाद आपका पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती है? हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर खदानें नहीं हैं, बल्कि कृषि ही सबसे ज़्यादा कृषि हो पंजाब और हरियाणा में आती है, लगभग 80%। तो बी ऑप्शन हमारा, बाकी गलत है हमारा भी ठीक है। एक उत्तर देना है, भारत में सड़कों की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? भारत को सड़कों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो इसको उत्तर आप 5 लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका, में यदि आपको डिवाइड करना है, यहाँ एक ही नंबर का प्रश्न है, 5 लिखने से भी नंबर मिल जाएगा। बाकी इसका यदि लिखना है तो लिख सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, राष्ट्रीय सड़कें, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। ये 5 प्रकार की सड़कें होती हैं क्षमता के आधार पर। अगला, सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार कितनी प्रचलित विधियाँ हैं? वहाँ उस समय के अनुसार बहुत सी प्रचलित विधियाँ थी, लेकिन खास करके 3 विधियाँ थी, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। तो जो हमारी बुक में वो 3 है, बाकी उस समय 5 थी। इसके बाद श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अपनाया गया है? तो बौद्ध धर्म को अपनाया गया है। बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान बनाए तीनों अतिरिक्त सेवाओं का योग देश क्या कहते हैं? उसको जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा। ये
30% आपके जो अगला 18% खालिस्तान पर आधारित विभाजन जाती है। अगला प्रश्न आपका है तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र के रूप में जाना था, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट जो दी है वो ठीक दे रखी स्टेटमेंट, इसको आप टिक मार्क करेंगे। ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। तृतीय क्षेत्र की वस्तु सेवाओं को मिलने गतिविधियाँ, ये गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? पहला ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है और रीज़न उसका गलत है, तो हमारा ये प्रश्न हुआ। ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी अभी कहते ए सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो हम सी को टिक मार करेंगे। 20वें प्रश्न पर चलते हैं हम। 1992 लोकतंत्र शासन व्यवस्था में निचले स्तर को सबसे ज़्यादा सक्रिय प्रभाव बनाएगा, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये आपकी। और अब स्थानीय निकायों के संसाधन नियुक्ति में संवैधानिक बाध्यता है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। और ये इसके ऊपर लगी व्याख्या भी करता है, इसलिए हमारा ये उत्तर है। विश्व संगठन, विश्व व्यापार WTO को बोलते हैं। ये बहुत सारे देशों में प्रचलित है। मैंने एक कोड में करवा दिया, मैं दोबारा टाइम खराब नहीं कर रहा। बहुराष्ट्रीय में बहुत से राष्ट्रों में जो कंपनियाँ काम करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिनका नियंत्रण कंपनियों पर बहुत से राष्ट्रों में होता है। मध्यकालीन यूरोप के समाज वर्गों में बटा हुआ था। मध्यकालीन यूरोप है वो तीन समाजों में बटा हुआ था: अभिजात वर्ग, कृषक वर्ग, पादरी और चर्च क्या होता है? ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है? जो ईसाइयों का धार्मिक स्थल होता है उसको चर्च कहते हैं, और इनके प्रमुख को पोप कहते हैं। ईसाइयों का जो प्रमुख होता है उसको पोप कहा जाता है। बहुमत का शासन का क्या अर्थ है? वो एक से अधिक संख्या में शासन करने वाली प्रणाली को बहुमत का शासन कहते हैं। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है और सब शासन उस प्रणाली से अच्छी शासन प्रणाली होती है। अक्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दल को या किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित रखने वाले क्षेत्र को क्षेत्रीय दल कहते हैं। हरियाणा में सक्रिय 2 क्षेत्रीय दलों का नाम बताइए। JJP हरियाणा का क्षेत्रीय दल है और हरियाणा विकास पार्टी। भारत में मानव जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है? आने वाली पीढ़ी के लिए, आर्थिक विकास के लिए और पारिस्थितिक परितंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए। बांधों को बहुउद्देशीय योजना क्यों कहा जाता है? क्योंकि बांधों से एक समय में अनेक प्रकार के उद्देश्य सफल होते हैं। एक काम से बांध बनाने से ही सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है, बाढ़ को रोका जा सकता है, नाव संचालन हो सकता है, मछलियाँ पाली जा सकती हैं। एक काम से अनेक उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए बहुउद्देशीय पूरे कहा जाता है। आगे आपका केस स्टडी का प्रश्न है। ये आपके विश्व बैंक की विकास से ये पैर पढ़ना जरूरी है। अपने के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने की प्रति आई मापदंड का प्रयोग किया गया, जिनकी 2017 में प्रति आई US $12,056 प्रति वर्ष से अधिक है, उससे समृद्ध देश और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 से कम है उन्हें निम्न देश कहा गया है। भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि इसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल $1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में जिनमें पूर्व देश में और कुछ अन्य देश शामिल नहीं है को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण किस मापदंड पर किया जाता है? तो विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय की दर पर किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका ये रहेगा, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा प्रश्न आपका है 2017 के अनुसार कि देश को निम्न आय वाला कौन सा देश है? किस देश को निम्न आय वाला देश कहा जाता है? तो जिसकी आय ये है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $295 या उससे कम है उसको निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। अगला प्रश्न आपका तीसरा, भारत किस वर्ग का आयत है? आदर्श भारत मध्य वर्ग में आता है। भारत का
ये मध्य आय वर्ग देश पर, ये तीसरा प्रश्न पत्र आ गया आपका। ज़्यादा अगले के स्टडी पर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समानता, सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक निकटता, आर्थिक समरूपता के अवसर मौजूद हैं, लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सफलता, तनाव और संघर्ष युद्ध के दायरे से बाहर नहीं निकल पाए। पाकिस्तान ने 1939, 1965, 1971 और 1999 में भारत पर आक्रमण किया, परंतु भारत की वीर सेनाओं से पराजित हुआ और ताश पाकिस्तान द्वारा भारत में पंजाब में जम्मू कश्मीर में परोक्ष आतंकवाद को प्रतिसाद किया गया। पहला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं? तनावपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है और प्रतिस्पर्धापूर्ण है। इसमें आपका दिया हुआ है। पहले प्रश्न का उत्तर भारत और पाकिस्तान के ये वाला लिख सकते हैं, तनावपूर्ण है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न आपका, पाकिस्तान कितनी बार? 4 बार। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 बार। भारत और जम्मू कश्मीर का कौन सा देश प्रोत्साहित कर रहा है? पाकिस्तान। आगे चलिए, नीचे वाले के स्टडी का पहला देखिए। सत्ता का बंटवारा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है कि वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए और ये लोग इसी डरे से रहें, इसलिए वह सरकार वही है जो भागीदारी के माध्यम से सभी सुशासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। इन दो तरफों में से हम एक को युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक परक कह सकते हैं। युक्तिपरक समझदारी का तर्क वर्कर लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक परक सत्ता के बंटवारे को अंतर्भूत महत्व बताता है। पहला, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया? लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है अगर ज़्यादा गहरी समझ। लोकतंत्र का मतलब ये है तो सत्ता की साझेदारी। यहाँ ये आपका सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। ये लोकतंत्र की आत्मा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका, वैध सरकार का क्या तात्पर्य है? तो वैध सरकार वैध सरकार देगी। ये वैध सरकार वही है यहाँ से लेकर जिसमें भागीदारी के समूह का शासन व्यवस्था जुड़ते हैं, ये वैध सरकार। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आपका है, युक्ति परक तर्क महत्व क्या बताता है? युक्ति तर्क महत्व बताता है युक्ति तर्क महत्व बताता है लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। यह तरह का लाभ कर परिणामों को जरूरत है। ये इसके उत्तर थे, बहुत आसान से प्रश्न थे। इसके बाद अगला है आपका, नीचे देखिए, लौह ऐसे एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है और भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह में धनी मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह है जिसे 70% लौहांश पाया जाता है। इसे श्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत के उद्योगों के विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इससे लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लौहांश से 50 से 60% पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लौह ऐसे का लगभग समस्त उत्पादन 97% उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से प्राप्त होता है। पहला प्रश्न, किस ऐसे को श्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं? तो सबसे श्रेष्ठ गुण होते हैं मैग्नेटाइट में। तो मैग्नेटाइट कहाँ है? आपका प्रश्न में आया था ना, श्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं मैग्नेटाइट में। तो इसका पहला उत्तर है ये मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका खालिस्तान लौहांश की 50 से 60 किसे पाया जाता है? 50 से 60 पाया जाता है।
हेमेटाइट। दूसरा का उत्तर होगा ये आपका हेमेटाइट। और तीसरा प्रश्न क्या आपका, कौन सा खनिज विकास के रेडिकेट नहीं है? तो लोहाई से विकास के रेडिकेट, लोहाई से विकास के ये हो गया। ये तीनों प्रश्न हो गए आपके, बहुत ईजी था, आसान। छोटे से छोटे प्रश्न नहीं, आपने ज़्यादा छोटे प्रश्न, जितना ज़्यादा छोटा उसको नहीं। आगे ये प्रश्न आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। बहुत गजनवी का आक्रमण चाहे, ये प्रश्न कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये चीज़ें जोड़ जोड़ के भी आप लिख सकते थे। मैं ज़्यादा समय न लगे इसलिए आपको जल्दी कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट प्रश्न पर आता हूँ आपका। दिए गए विश्व के मानचित्र पर ये मुझे मैप नहीं मिला, इसलिए मैं मिलने पर सी कोड में इसको डालूँगा। अभी हम इसका भी भाग करते हैं। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध, ये मैंने तीनों के तीनों नक्शे में दर्शाए हैं और वो नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये टेहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर है और अरुणाचल प्रदेश में है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर और गुजरात में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में और ये महानदी पर है। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, 3 नंबर आपके पक्के थे। ये आप देख लिया होगा आपने प्रश्न। तो आपकी ये प्रश्न पत्र था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको पसंद आया हो तो शेयर लाइक अवश्य करें और विश्व का डायग्राम, विश्व का मैप देखने के लिए आप सी कोड को देखें। धन्यवाद।